कि हमारे कुछ हाई कोर्ट के फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से 100% मामलों में जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है, उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी, उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा, उस तरह हम भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। सर, परिवार आपने बहुत ज़्यादा परिवार ने सफ़र किया है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि 26 महीने से लगातार आप अंदर रहे हैं, परिवार लगातार जेल में भी पहुंचता रहा, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और देखो भाई, जब कोई बड़ा मिशन सामने होगा तो मुखालिफ भी बड़ा होगा और तकलीफ भी बड़ी होगी। उस मिशन से फ़ायदे भी बड़े होंगे, नुकसान भी बड़े होंगे। हमारा मिशन राजनीतिक नहीं था। हमने अपने 40 साल के राजनीतिक कार्यकाल में पार्टी के नेताओं के, अपने सियासी आकाओं के जूते इसलिए सीधे नहीं किए थे कि हमें अपने लिए सोने या चांदी के कंगन चाहिए थे। हम कहाँ रहते हैं ये आपने देखा है, हमारा शहर कैसा था और अब कैसा हो गया ये भी आपने देखा है। यहाँ की इमारतें अगर आप देखें, यहाँ का नगर पालिका देखें, गांधी समाधि देखें और चीज़ें देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि हमने कैसा शहर बनाया। इस सब के पीछे जो एक बुनियादी मकसद था वो ये था कि मैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ और ये मेरी किस्मत की खुशनसीबी कहें या बदनसीबी कि जब मैं LLM फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था, स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी था, उसी वक्त मुल्क में इमरजेंसी लग गई थी और तब भी मैं जेल गया और 2.25 बरस बनारस की जेल में। तो जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी तब भी जेल में था। अब जब ज़िंदगी अपने आखिरी दौर में है तब भी जेल में था। सर, अपने से कुछ गिला, कुछ शिकवा, तो मैंने अलीगढ़ में एक शेर सुना था अपने तालिब इल्म ज़िंदगी में कि चश्मे सैयद नगरां है कि फिर उठे शायद। चश्मे सैयद नगरां है कि फिर उठे शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। तभी मैंने अपने छात्र जीवन में ही ये तय किया था, मैं कोशिश करूंगा कि एक और AMU तैयार किया जा सके। बड़े भाई बहुत नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो खफा हैं अखिलेश यादव से, बहुत ज़्यादा वो भी खफा थे। और आज उन्होंने सोचा, जब मेरा सवाल भी था तो वो यही कहते नज़र आए कि वो आए नहीं और हमने जो यातनाएँ हमारे भाई ने झेली है, हमारे परिवार ने झेली है, वो इस देश को हमेशा याद रहेगा। देखिए, मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं? सबसे पहले 8 मुकदमे हम पर कायम हुए और उन्होंने ये कहा कि आज़म खान ने जबरन हमसे ज़मीनें छीन ली। उन 8 लोगों ने हम पर मुकदमे किए यहाँ सिविल कोर्ट में। उन 8 लोगों के पेमेंट चेक से किए गए थे और जो ज़मीनें 2000 रुपये बीघा की भी नहीं थी, उस वक्त हमने कम से कम 40,000 रुपया बीघा उसका दिया था। वो सारे लोग मुकदमे हार गए और हमसे लिए हुए पैसे से उनमें से बेशतर ने 2-2 हज किए। अगर 2 बीघा ज़मीन थी तो 8 बीघा ज़मीन खरीद ली। वो सारे लोग मुकदमे हार गए। उम्मीद वो ये करते थे कि हम उनके खिलाफ अब मुकदमा करेंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। 1989 में किले में सबसे बड़ा बूथ सेंटर था। कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर नवाबजादा जुल्फ़िकार अली खान साहब मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे।
उनके बड़े भाई मुर्जा अली खां उस वक्त जिंदा थे और उन्हें हिजाइनस का लक़ब मिला। मैं, मेरी बीवी, मेरा बड़ा बच्चा बहुत छोटा सा था और छोटा बच्चा गोद में था। मेरी तीनों बहनें वोट डालने गए थे और उस वक्त किले के एक दरवाजे से 4-5 जीपें दाखिल हुई फायरिंग करती हुई, और उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट उनमें आगे थे और मेरे सीने पर इस तरह 7-8 तमंचे लगा दिए गए जिनमें जर्मन पिस्टल भी थे। मैं हल्के जाड़े थे, प्रिंस सूट पहने हुआ था। सबने गोलियां चलाईं, मेरे पैरों पर गिरे रिवॉल्वर्स, लेकिन कोई गोली नहीं चली। पुलिस फायरिंग हुई, कई 100 राउंड गोली चली। मेरी मौत नहीं आई थी, मैं नहीं मरा। और उसी मैदान में, जिस मैदान में यह हादसा हुआ था, पहली बार सरकार बनी, मैंने वहीं हेलीकॉप्टर उतारा और लोगों से पहली बार ये कहा कि तुमने सुना होगा अल्लाह होता है, तुमने सुना होगा भगवान होता है, मैंने देखा है। इलेक्शन कैंपेन में था पिछली बार। आप तो सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं अगर हेलीकॉप्टर के पर में मक्खी के बराबर भी कोई नुक्स आ जाए तो क्रैश हो जाएगा। 2 परों का हेलीकॉप्टर था और तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा टूट कर हेलीकॉप्टर के पर का उड़कर धमाका हुआ बहुत जोरदार। हेलीकॉप्टर नाचता रहा, कभी हाई टेंशन वायर पर उतरता था, कभी जा रही थी ट्रेन उस पर उतरता था। पायलट्स पसीने पसीने हो गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त हम नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब, सिर्फ एक ही दुआ याद रही थी, घबराहट में सब भूल गए थे। और वो हेलीकॉप्टर ज़मीन पर गिरा और वो ऐसी जगह गिरा जहाँ से आलू निकाले गए थे और खेत बहुत नरम था। जब मैं उस वक्त नहीं मरा, जब मैं किले के मैदान में इतने मेरे सीने पर तमंचे चलाए गए, तब नहीं मरा। मुझे इतना भयानक कोरोना हुआ कि पूरे अस्पताल में मैं अकेला जिंदा बचा था। मेरे सामने से सारी लाशें जाती थी, मेरे सामने वार्ड खाली होता था और फिर भर जाता था। मैं तब नहीं मरा। मेरे चाहने वालों ने बहुत कोशिश की, मैं फिर जिंदा बाहर आ गया। मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन का मिशन मैंने शुरू किया है वो रहे या न रहे, सदियों लोग इसके खंडरात देखने आया करेंगे। आपने अगर जौहर यूनिवर्सिटी को देखा नहीं है तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप उसे आजम खान साहब का क्या जिस तरीके का अंदाज होता था जेल जाने से पहले, क्या आजम खान का अंदाज वैसे ही रहने वाला है या आवाज दब जाएगी आजम खान? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने 40 साल सोने और चांदी के कंगन हासिल करने के लिए नहीं की थी। न मेरे पास कोई बंगला है। जब ईडी वाले मेरी इंटरोगेशन करने के लिए जेल में 5 दिन आए और उन्होंने मुझसे पूछा विदेशों में कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स हैं आपके, तो मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मुझे आपके सवालात पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। आजम भाई, ये जो मुकदमों का दौर शुरू हुआ आजम भाई, ये आपके पार्लियामेंट बनने के बाद शुरू हुआ। इसकी वजह ये तो नहीं कि एमपी का इलेक्शन लड़ा, एमपी चुनेगा या उसके बाद सब मुकदमे किसी को दे दो आइडिया। कहने का मतलब ये वो की राजनीति में आजम खान बड़े कदम बन जाए इस वजह से तो नहीं। वो तकरीर मेरी एक दिन में कई करोड़ लोगों ने सुनी थी। मैं नहीं जानता क्या हुआ।